हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में। डीएसआईबीज क्या होते हैं? डीएसआईबीज होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि ये बैंक इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनकी कोई कैटेगरी नहीं होती कि गवर्नमेंट ओन्ड होंगे या प्राइवेट ओन्ड होंगे। गवर्नमेंट बैंक भी डीएसआईबी हो सकता है और प्राइवेट बैंक भी डीएसआईबी हो सकता है। डीएसआईबी के अंदर वो बैंक आते हैं जिनके पास 2% होता है इंडिया का, मतलब किसी भी कंट्री की जीडीपी का। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जीडीपी का 2% कैपिटल जिस भी बैंक के पास होगा वो बैंक जो है वो डीएसआईबी बन जाएगा। अब डीएसआईबी कौन कौन है इंडिया के? इंडिया के डीएसआईबी हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई बैंक। ये तीन है इंडिया के डीएसआईबी। और हर साल जो है आरबीआई जो लिस्ट निकालता है कि कौन है इस साल का डीएसआईबी। तो ऐसा नहीं होता है कि डीएसआईबीज जो है वो हमेशा के लिए फिक्स्ड रहते हैं, ऐसा नहीं है। आरबीआई जो है वो हर साल चेंज करता रहता है। वो मैंने आपको बताया ना, जिसके पास 2% ऑफ द जीडीपी होगा, इतना कैपिटल होगा, वो आ जाएगा डीएसआईबीज में। अब जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है ना, दे फॉल अंडर बकेट 1 एंड एसबीआई फॉल्स अंडर बकेट 3। देयर आर 5 बकेट ऑफ डीएसआईबीज, जिसको कि बकेट मतलब आरबीआई जो है वो बकेट बनाता है कि ये पर्टिकुलर बैंक जो है वो बकेट 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है या 5 में आता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन किस बैंक के पास ज़्यादा परसेंटेज है ऑफ द एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर 1 एज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड असेट, तो वो उस हिसाब से जिस भी बैंक के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है तो वो बैंक जो है वो टायर 5 में वो बैंक आएगा बकेट 5 में। बट ऐसा कोई बैंक है नहीं अभी तक, सिर्फ बकेट 3 में ही आता है। वो है हमारा एसबीआई, और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो है वो बकेट 1 में आता है। टू कम इन बकेट 1 द बैंक रिक्वायर्स 0.2% ऑफ additional common equity tier 1 capital as a percentage of risk weighted asset. And if a bank comes under bucket 3, it means that the bank requires 0.6% of additional common equity tier 1 capital as a percentage of risk weighted assets. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई जो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया का, हमें पता है, और एसबीआई इतना बड़ा बैंक भी है ये भी हमें पता है। लेकिन एसबीआई इतना बड़ा बैंक बना कैसे और एसबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, देखते हैं। एसबीआई जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में। सिंपल, ठीक है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये तो हो गया एसबीआई। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो जैसे हमारा जो ये, अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करूँ तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो जो हमारा बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये तीन हमारे थे प्रेसिडेंसीज में, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर रखा था, तो 3। तो यहाँ पर ना बड़ी सारी कॉमन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती थी। यहाँ से इस साइड चला गया, यानी साउथ चाइना सी के साइड और पैसिफिक ओशन के साइड ट्रेड जो है वो यहाँ से हो गया अरेबियन सी में, और यहाँ से हो गया इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में तो श्रीलंका ही है, बट यहाँ से बहुत सारा ट्रेड जो है वो अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जाता था, ठीक है। तो ये बड़े 3 सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट थे और 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया उसमें। अब उनमें जब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर बैंक भी चाहिए। उन्होंने बैंक बनाया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और कैलकटा और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये 3 बैंक इन्होंने बनाए। बैंक ऑफ बंगाल बनाए इन्होंने 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया इन्होंने 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास बनाया इन्होंने 1843 में, ठीक है। ये बैंक इन्होंने बनाए और इनको राइट दिया, अधिकार दिया कि ये इशू कर सकते हैं पेपर करेंसी, ठीक है, इशू कर सकते हैं पेपर करेंसी, ठीक है। फिर सरकार 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लेकर आती है, और ये जो अधिकार होता है पेपर करेंसी इशू करने का, ये बैंक से ले लिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने हाथों में ले लेती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन थी? ब्रिटिश इंडिया या
ब्रिटिशर्स, ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और बोला कि अब से आप क्या करोगे, पेपर करेंसी इशू नहीं करोगे। फिर आता है ईयर 1921। 1921 में तीनों बैंक मर्ज हो जाते हैं, बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक मर्ज हो जाते हैं और ये तीनों बैंक मिलकर बनाते हैं एक बैंक जिसका नाम है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बैंक बनाया जाता है इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पार्टीशन हो जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है, उसके बाद भी ये बैंक जो है वो सर्वाइव करता है और इंडिया का पार्ट रहता है। फिर आता है ईयर 1955। मैंने आपको बताया एसबीआई जो है 1955 में फॉर्म हुआ है, एस्टैब्लिश किया गया उसको। क्या होता है कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास किया जाता है, उसके द्वारा जितना भी कैपिटल असेट इंपीरियल बैंक के पास होता है वो सारा का सारा आरबीआई अपने पास कर लेती है, बोलती है कि सारा का सारा जो है वो हमारे पास होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। अब आरबीआई इसको एक्वायर कर लेती है, सारा जो इसका इंटरेस्ट कंट्रोल, आरबीआई का पूरा कंट्रोल इंपीरियल बैंक पे होता है। उसके बाद आरबीआई फॉर्म करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई जिसे हम बोलते हैं। एसबीआई के जो स्टॉक हैं उसमें स्टेक्स में कुछ स्टेक्स जो थे वो आरबीआई के भी थे। 2008 में वो स्टेक्स आरबीआई से ले लिए जाते हैं और आरबीआई को बना दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को बनाएगा कि किस तरीके से बैंक्स वर्क करेंगे, किस तरीके से बैंक कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, किस तरीके से बैंक यहाँ पर, चाहे वो इंडियन बैंक है या फॉरेन बैंक है, यहाँ पर किस तरीके से वो काम करेगा। हर किसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आरबीआई बनाता है और सारे के सारे बैंक दे वर्क अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आरबीआई। इसको हम बोलते हैं बैंकर ऑफ द बैंक्स, ठीक है। अब एसबीआई इतना बड़ा बैंक कैसे बना? एसबीआई इतना बड़ा बैंक ऐसे बना क्योंकि उसके अंडर बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो मर्ज हुए हैं। अब हम देखेंगे कहानी मर्जर्स की, कौन कौन से मर्जर्स हुए हैं। तो 1959 में अब आप पहुंच जाओ। क्या होता है, 1955 में एसबीआई फॉर्म होता है। 1959 यानी कि सिर्फ 4 साल के बाद 8 प्रिंसली स्टेट्स में बैंक थे, ठीक है। 8 बैंक्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स को बिलोंग कर रहे थे, उनको बना दिया जाता है सब्सिडरी। अब ऐसे ही नहीं बना दिया जाता सब्सिडरी, एसबीआई का एक्ट पास किया जाता है, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट ये पास किया जाता है और 8 बैंक्स को बना दिया जाता है एसबीआई का सब्सिडरी, ठीक है। अब 8 बैंक्स जो है वो किसके अंडर आ गए? एसबीआई के अंडर आ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग सेक्टर है, वो बैंक्स जो है वो रूरल एरियाज़ तक पहुँचे, यानी कि दूर दराज के एरियाज़ तक पहुँचे, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट होती है मर्जर्स की। हम एक मर्जर देखते हैं 1963 में। क्या होता है 1963 में? 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो है वो मर्ज कर जाता है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर मर्ज कर जाता है एसबीआई के साथ। किसके साथ? एसबीआई के साथ। कौन कौन से बैंक? जयपुर एंड बीकानेर। एसबीआई के पास 7 बैंक्स का कंट्रोल है। 1960s की बात हो रही है ये, 1960 में, ठीक है। अभी 7 बैंक्स कौन से बैंक्स थे? रीजनल बैंक्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट के बैंक हुआ करते थे, जैसे कि बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ठीक है। सबके आगे स्टेट बैंक लगेगा बट वो जहाँ जहाँ का बैंक है वहाँ का उसका नाम लग जाएगा। तो और जो लोगो होगा वो भी एसबीआई का होगा क्योंकि ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? एसबीआई के अंडर, ठीक है। 2008 में 2 और बैंक समा जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं एसबीआई के साथ। कौन कौन से? बैंक ऑफ सौराष्ट्र, एसबीएस बैंक का मतलब बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और बैंक ऑफ इंदौर, ठीक है। बैंक ऑफ इंदौर जो है वो किसके साथ मर्ज हो जाते हैं? एसबीआई के साथ इन द ईयर ऑफ 2008। उसी साल में जिस साल में आरबीआई के जो स्टेक्स थे एसबीआई से वो ले लिए जाते हैं। उसके बाद जो 5 बैंक बचते हैं ना, जो एसोसिएट बैंक बचते हैं, उनको फिर ऐसे बोला जाता है, फिर लोग अप्रूवल मांगते हैं, एसबीआई की कैबिनेट बैठती है, वो कहती है कि सारे के सारे बैंक्स जो है उनको मर्ज कर देना चाहिए, किसमें? एसबीआई में, ठीक है। ये जो प्रपोजल होता है उसको क्लियरेंस मिलती है 17 मई 2016 में। 17 मई 2016 में ये डिसाइड किया जाता है ये जो 5 रिमेनिंग एसोसिएट बैंक्स है ना, कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद,
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर एंड भारतीय महिला बैंक, इन सबको मिलाकर बना दिया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट हो जाएंगे और ये इसमें मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो अप्रूवल तो मिल जाता है 2016 में, लेकिन ये जो मर्जर होता है वो होता है April 1, 2017, ठीक है। तो सारे के सारे बैंक जो है वो मर्ज हो जाते हैं। भारतीय महिला बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें कि सारे के सारे जो हर पोस्ट पे जो कौन होते हैं काम करने वाले ऑफिसर्स लेवल पर सारे की सारी औरतें होती है। क्रेडिट भी वुमेंस को, प्रायोरिटी यही होती है कि क्रेडिट जो है वो मेजरली वुमेंस को दिया जाता है। और इंडिया वॉज द थर्ड कंट्री टू एस्टैब्लिश अ ऑल वुमेन बैंक, जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक। ये तो हो गई कहानी SBI की। अब हम आते हैं PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक मूवमेंट के तहत एस्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। हमने बहुत सारे मूवमेंट पढ़े होंगे हिस्ट्री में, है ना। स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट का क्या मतलब था, हम विदेशी सामान यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने ही घर में सामान बनाएंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब हम विदेशी सामान नहीं यूज़ करेंगे ना, तो हम विदेशी बैंक्स भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। विदेशी बैंक्स भी नहीं यूज़ करेंगे का मतलब होता है हम वहाँ से पैसा नहीं लेंगे, उनका कोई भी मदद नहीं लेंगे, उनकी कैपिटल नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसी स्वदेशी के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। और फाउंडिंग मेंबर्स कौन होते हैं, इनको जो लोग मिलकर पहला ऑल इंडियन कैपिटल, यानी कि इसमें जो भी कैपिटल यूज़ होता है ना, पैसा यूज़ होता है, ब्रिटिशर्स का नहीं होता, इंडियंस का ही पैसा होता है। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने मिलकर इस बैंक को एस्टैब्लिश किया, इस बैंक को फाउंड किया। दयाल सिंह मजीठिया, लाल हरि कृष्ण लालचंद, काली प्रोसाना रॉय, EC जायसवाल, प्रभु दयाल बख्शी, जयश्री राम, दयाल ढोलन दास, ये सारे लोग थे। इन्होंने मिलकर फाउंड किया कि हम PNB बनाएंगे। इन सब ने मिलकर PNB बनाया। बट जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। लाल पाल बाल ग्रुप था इनका, वही लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ना पूरा मैनेजमेंट जो है वो बैंक का खुद से देखते थे। और हर बाकी बहुत सारे लीडर्स ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, महात्मा गांधी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, इन सब ने इस PNB को सपोर्ट किया था और इन सब के अकाउंट्स जो है वो PNB बैंक में थे, ठीक है। पहली मीटिंग होती है 94 में और बैंक जो है वो ओपन हो जाता है 1895 में लाहौर में, ठीक है। अब लाहौर में तो ये होता है, लाहौर में ये जो बैंक है वो वर्क करता है अंटिल पार्टीशन। जैसे ही 1947 में पार्टीशन हो जाता है, ये बैंक शिफ्ट हो जाता है कैपिटल न्यू दिल्ली में। इंडिया की कैपिटल अभी क्या है, न्यू दिल्ली है, और न्यू दिल्ली में ये शिफ्ट हो जाता है इसका हेडक्वार्टर। और इसका आज तक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब हम आते हैं BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा एक जगह है, राइट, हम सबको पता है बड़ौदा जगह है गुजरात में। तो जो इसका जो फाउंडेशन है ना, इसको जो बनाया गया था महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा। महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। ये एक प्रिंसली स्टेट बैंक था। कब बनाया गया इसको, 1908 में बनाया गया। आज के टाइम पे वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक जिसको आप बोल सकते हो, सरकारी बैंक है। और सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। सबसे पहला नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद किसका आता है, SBI के बाद आता है BOB, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। पहले प्राइवेट बैंक था, पर जो नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन वाली वीडियो आप देख सकते हो, 1969 में जब फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन होता है तब बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या कर दिया जाता है, नेशनल जो गवर्नमेंट बैंक बना दिया जाता है। अब हम आते हैं यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक को कब एस्टैब्लिश किया गया था, यूनियन बैंक को एस्टैब्लिश किया था जब आप पहले पहुंचो 1919 में, ठीक है। 1919 में यूनियन बैंक को एस्टैब्लिश किया जाता है। 1919 में क्या हुआ था, सोचो, 1919 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, ऐसे आप याद रख सकते हो। यूनियन बैंक जो है वो 1919 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसको इनॉग्रेट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस 1947 में, 1947 की बात है, वहाँ उस टाइम पे भी इसकी 4 ब्रांचेस थी, 3 मुंबई में थी और एक सौराष्ट्र में थी। ठीक है, मुंबई जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहता है। इसी वजह से अगर आप आज के बैंक्स भी देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित हैं। अब आता है हमारा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी देखो बहुत पुराना बैंक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1865 में। लेकिन ये यूरोपियंस के द्वारा फाउंडेड बैंक है। ठीक है, ऑल इंडियन कैपिटल के द्वारा कौन सा बैंक फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो था हमारा पीएनबी। लेकिन जो हमारा इलाहाबाद बैंक है ये इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियंस ने। ठीक है, इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद इज इन यूपी, हम सब जानते हैं इलाहाबाद इज इन यूपी। इलाहाबाद यूपी की कैपिटल नहीं है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, बट इलाहाबाद जो है वो लखनऊ के पास ही एक बहुत अच्छा शहर है। 19th सेंचुरी के बाद ये जो बैंक है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा था। 19th सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 1895 से लेकर 1900 के बीच तक ही इसकी बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो गई थी। कहाँ पे, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, नैनीताल में, कैलकाटा में और दिल्ली में। तो सोचो ये बैंक कितना ज़्यादा फैल चुका था, कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका था 20th सेंचुरी में। ठीक है, जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट जो है वो सामने आता है, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट हमने देखा ना, उसी की वजह से तो पीएनबी एस्टैब्लिश हुआ था और उसी की वजह से यूरोपियन के द्वारा फाउंड किया हुआ बैंक इलाहाबाद बैंक जो इसको बड़े सारे सेटबैक्स जो है वो फेस करने पड़े। ठीक है, फेस करने पड़े। 1920 में पीएनओ बैंकिंग कोऑपरेशन ने इलाहाबाद बैंक को खरीद लिया। ठीक है, इलाहाबाद बैंक को पीएनओ बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि इलाहाबाद का जो हेडक्वार्टर होता है वो मूव कर दिया जाता है कैलकाटा में। इलाहाबाद से ये कहाँ आ गया, कैलकाटा में। दोनों रीजंस की वजह से। क्यों, एक तो कैलकाटा में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, वहाँ से ट्रेड होता है ना, और दूसरा ऑपरेशनल कन्वीनियंस, यानी कि वहाँ पे यूरोपियंस बड़े सब, वहाँ पे ना ऑफिसेस बड़े अच्छे से थे और मेजर जो क्या बोलते हैं कि जो वो यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स जो कि बड़े हाई पोस्ट पर है, जैसे जनरल, गवर्नर जनरल, ये सब ना वहीं पे रहते थे। तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो उनके पास थी क्योंकि ट्रेड बंगाल से बहुत अच्छा हो रहा था, प्लस वहाँ पे कन्वीनियंस भी थी। इसी वजह से उस बैंक को उधर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आते हैं चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। कहाँ पर, 1927 में। ठीक है, 1923 में तो बैंक का हेडक्वार्टर मूव करा गया। ठीक है, पीएनओ के द्वारा। फिर क्या होता है, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने, इन तीनों ने, इस बैंक ने क्या किया, पीएनओ को ही एक्वायर कर लिया। ठीक है, पहले इलाहाबाद बैंक को पीएनओ ने किया, फिर पीएनओ को कर लिया किसने, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ने। फिर क्या हुआ, लेकिन उनका मन ये था कि उन्होंने इलाहाबाद बैंक को ना एक सेपरेट एंटिटी की तरीके से ऑपरेट किया, यानी कि पीएनओ के पार्ट की तरीके से नहीं किया, एक सेपरेट एंटिटी के थ्रू, सेपरेट एंटिटी की तरीके से इलाहाबाद बैंक जो है वो वर्क कर रहा था। उसके बाद इलाहाबाद बैंक का जो ब्रांच है वो रंगून में ओपन होता है। रंगून कहाँ पे है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में है। चार्टर्ड बैंक अमेलगेटेड इलाहाबाद बैंक रंगून विद इट्स ओन, यानी कि वहाँ की जो बैंक की जो ब्रांच थी उसको चार्टर्ड बैंक ने अपने साथ मिला लिया। ठीक है, जो मर्जर कह सकते हो या अपने साथ मिला लिया। अमेलगमेशन का मतलब भी, अमेलगमेट का मतलब भी यही होता है कि अपने साथ मिला लेना। ठीक है, फिर आते हैं कि वहाँ का तो बर्मा का तो उधर रंगून का तो वो हो गया। ठीक है, 1963 में क्या हुआ कि उन्होंने चार्टर्ड बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसको कि बोला गया पीपल्स बैंक नंबर 2। ठीक है, क्या बोलते हैं अब उसको, पीपल्स बैंक नंबर 2। इंडिया में जो इलाहाबाद बैंक जो है वो काम कर रहा था प्राइवेट बैंक के तौर पर, और इंडिया में जो 14 अदर बैंक जो भी नेशनलाइज हुए थे उसमें से 14 बैंक में से इलाहाबाद बैंक भी एक था जिसको कि नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में। यानी कि पहले प्राइवेट बैंक था बट अब ये क्या है, गवर्नमेंट बैंक। उसके बाद आता है ईयर 2019, जिसमें कि इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इलाहाबाद की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ 2019 में मर्ज हो जाता है। नाउ कम्स भारतीय महिला बैंक।
भारतीय महिला बैंक कौन सा बैंक था? भारतीय महिला बैंक मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा बैंक था जो कि वुमेन, लाइक इट वाज रन बाय वुमेन, एक्सक्लूसिवली रन बाय वुमेन, यानी कि हर पोस्ट पर आप जाओगे तो आपको वुमेन ही दिखेगी। वो इसी वजह से वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए ही ओपन किया गया था। और जो लेंडिंग प्रोसेस था, यानी डिपॉजिट तो वो हर किसी से एक्सेप्ट कर लेते थे, बट पैसा देना, लोन देना, क्रेडिट देना, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इट वाज लिमिटेड टू एक्सक्लूसिवली टू वुमेन, यानी कि औरतों को ही दिया जाता था। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसका उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। कब? 2013 में। ठीक है, 2014 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 2014 के बाद हमने देखा कि बीजेपी की सरकार आ गई। 2013 में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। फिर हमने पढ़ा ना, कब हमने पढ़ा? भारतीय महिला बैंक को बाकी 5 अदर एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्ज कर दिया था, एसबीआई में मर्ज कर दिया था। तो वही ये भारतीय महिला बैंक वही वाला बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? मुंबई। ठीक है, मुंबई से ही ऑपरेट होता था। इसका हेडक्वार्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सारी जो थी वो मुंबई बेस्ड ये बैंक था। तो एक्सक्लूसिवली इट वाज फॉर वुमेन। और इसका जो मर्जर है वो हमने देखा था कि 2017 में इसका जो मर्जर है वो हो गया था किसके साथ? एसबीआई के साथ। भारतीय महिला बैंक वाज मर्ज्ड विद एसबीआई इन द ईयर 2017, राइट। पहली कंट्री जिसने ऑल वुमेन बैंक बनाया था वो थी पाकिस्तान, उसके बाद तंजानिया एंड 3rd नंबर पे इंडिया। ठीक है, ये हो गया बच्चों इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.